जय हिंद फ्रेंड। आज हम जियोग्राफी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मिट्टी को पढ़ेंगे। तो इसके जो क्वेश्चन है, आपके जो डाउट होंगे वो सभी क्लियर करेंगे। जैसे मिट्टी की संरचना, मिट्टी किस प्रकार निर्माण होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ह्यूमस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मिट्टी के प्रकार या भारत की मिट्टी को कितने प्रकारों में बांटा गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम लास्ट में अम्लीय मिट्टी क्या होती है, सारी मिट्टी क्या है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर नेक्स्ट हमारा मृदा अपरदन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट पॉइंट हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सभी डाउट को एक एक करके पहले हम मिट्टी की संरचना से स्टार्ट करेंगे, फिर ह्यूमस और मिट्टी के प्रकार और इसके सभी प्रकार के जो हैं उनको कंसेप्ट है उनको क्लियर करेंगे। तो मृदा क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं पहले। तो मृदा क्या है, सॉइल किसे कहते हैं। तो ज़मीन पर जो दानेदार कणों वाली पतली जो परत है वह क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। जैसे आपको कोई भी ज़मीन दिखाई दे रही है फ्रेंड, ठीक है, तो इसमें क्या है, आप पत्थर ये चीज़ें छोड़कर जो भी आपको ज़मीन जिसके कण छोटे हैं वो क्या कहलाएगी, मृदा। और इसका निर्माण किस प्रकार होता है वो उसके बारे में समझते हैं। जैसे खनिज फ्रेंड, आपको पता होगा खनिज जैसे लोहा, किसी मिट्टी में लोहा मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में आयरन की कैल्शियम की ज़्यादा होती है, किसी में फास्फोरस अधिक होता है। ये क्या है, खनिज। तो मृदा में आपको क्या मिलेंगे, खनिज मिलेंगे। या फिर पौधों के अवशेष से जो पौधे गल सड़ जाते हैं तो उससे क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। मृदा में गैस भी होती है, ठीक है। जैसे खेती को जुताई करते हैं तो उसमें क्या गैसें मिक्स हो जाती हैं, पानी की इसमें नमी पाई जाती है। और जीव जंतुओं के अवशेषों से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपने देख लिया मृदा किसे कहते हैं, इसका किस प्रकार निर्माण होता है, तो इसके बारे में हमने चर्चा की। आगे बढ़ते हैं हम। मृदा में अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं, ठीक है। तो मृदा को 4 प्रकार के कणों में बांटा गया है। इन प्रकार के जो कणों की क्या इम्पोर्टेंस है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। किस मृदा में किस प्रकार के कण अधिक पाए जाते हैं उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले है हमारा क्ले, जिसमें इंग्लिश में इसे क्ले, हिंदी में मृत्तिका या मिट्टी या चिकने कण कहते हैं। कई बार आपने जैसे काली मिट्टी देखी हो तो वो चिकनी होती है, तो ये क्या होता है, क्ले होता है, ठीक है। ये मिट्टी का सबसे छोटा कण होता है। फिर होता है स्लीट, गाद, ठीक है। फिर सैंड, बालू। फिर ग्रेवल, बजरी, यानी बड़ा कण। तो इसमें देखेंगे हम कणों के आकार से इनका क्रम। सबसे छोटा मृत्तिका, क्ले, फिर उससे बड़ा स्लीट होता है, गाद, फिर सैंड, बालू, फिर ग्रेवल, बजरी। तो ये 4 प्रकार के मिट्टी के कणों में बांटा गया है। तो इसका आप साइज के हिसाब से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें क्रम में जचाएं। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा आता है, ग्रेवल, बजरी, ठीक है। फिर उससे छोटा बालू, फिर उससे छोटा स्लिट और सबसे छोटा मृत्तिका। तो इसके बारे में हम समझेंगे। जिस कण का आकार जितना छोटा होगा उतने पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है। तो इसमें सबसे छोटा कण कौन सा होता है, हमारा क्ले। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को सोख सकता है। और सबसे अधिक जल सोखने की क्षमता किस में होती है, मृत्तिका में। जैसे अगर आपने देखी हो बजरी, तो अगर उसमें पानी गिर दोगे फ्रेंड तो उसमें से जल्दी निकल कर चला जाएगा, क्योंकि वो पानी को नहीं रोक पाती। क्योंकि जितना अगर आप मिट्टी में पानी गिरो तो उसको पानी को ऑब्जर्व करेंगे उसे, ठीक है। और वही पानी उतनी ही बजरी में गिरोगे तो फ्रेंड उसको नहीं कर पाएंगी। बजरियों में से पानी निकल जाता है, ये आपने देखा होगा। तो यानी जिस कण का जितना बड़ा साइज होगा वो पानी को नहीं रोक सकता, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम ह्यूमस क्या होता है। तो ये गाढ़े भूरे और काले रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है। पेड़ पौधों, पत्तों और सूक्ष्म जीवों के डिकम्पोजिशन, अपघटन से जो कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मटेरियल निर्मित होता है उसे ही ह्यूमस कहा जाता है। यानी ये कहाँ मिलेगा फ्रेंड, जहाँ पेड़ पौधे, पत्ते, सूक्ष्म जीव के ज़्यादा अवशेष
डिकम्पोज होते हैं उस मिट्टी में ये आपको मिलेगा। और ये बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है मृदा को उपजाऊ बनाने में। अगर जिस मिट्टी में हुमस की मात्रा अधिक होगी वो उतनी अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, और ये भारतीय मृदा में कम मात्रा में पाया जाता है। ये भी आपको कंसेप्ट रखना है कि भारत की मृदा में हुमस की कमी पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और अलग अलग मृदाओं में हुमस की मात्रा अलग अलग होती है। हुमस मिट्टी में नमी मॉइस्चर को बनाए रखने में काम करता है, यानी जिस मिट्टी में हुमस की मात्रा अधिक होगी तो उस मिट्टी में नमी बनी रहेगी। तो ये आपको कंसेप्ट रखना है याद। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और आपकी भारतीय मृदा में ये कम मात्रा में पाया जाता है, और ये जहाँ पेड़ पौधों सूक्ष्म जीवों का अधिक डिकम्पोजिशन होता है वहाँ ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR ने मिट्टी को रंग संरचना के आधार पर 8 भागों में बांटा है। तो भारत में जो मिट्टी के प्रकार हैं वो कितने हैं? 8। ठीक है, तो इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे और उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कंसेप्ट हैं, वो सभी डाउट क्लियर करेंगे। तो पहले मिट्टी एक बार देख लेते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पिटमयी मिट्टी और वन मिट्टी। ठीक है फ्रेंड, तो ये मृदा हमने पढ़ी। इनको एक एक कर हम पूरा इसके बारे में सभी कंसेप्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहली मिट्टी हम डिस्कस करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। तो जलोढ़ मिट्टी को एल्यूवियल सोइल, इसे दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसके जो नेम है इसको याद रखना है, दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी कहते हैं। तो दोमट मिट्टी, तो इसमें हमने जो डिस्कस करे थे, जो मिट्टी में 4 प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो हमने पहले किया था सैंड, मृत्तिका, गाद और स्लीट, तो और एक बजरी। ठीक है, तो इसमें अगर मिट्टी में देखें हम जलोढ़ मिट्टी में, तो इसमें जो सैंड बालू की जो प्रतिशत होती है, कितने प्रतिशत होता है? 40%। और मृत्तिका भी इसमें अच्छी मात्रा में होता है 40%। और गाद जो स्लीट होती है वो कितने परसेंट होती है? 20%। ठीक है फ्रेंड, लेकिन मैंने क्या बताया था, सबसे छोटा कौन सा होता है? अगर आपसे पूछा जाए तो मृत्तिका होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी मृत्तिका के कण होते हैं। और फिर उससे बड़े कण किसके पाए जाते हैं? फिर होते हैं फ्रेंड गाद के। हिंदी में लिख रहा हूँ मैं इनको, आप इंग्लिश में भी साथ में स्लीट कहते हैं गाद को। उससे बड़ा किसका होता है? सैंड, बालू का। ठीक है, और इससे बड़ा किसका होता है? जो हमने इसमें नहीं होता है वो होता है बजरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखने साथ साथ में। तो बजरी, तो ये अगर आप साइज में, इसमें सैंड भी 40% मृत्तिका होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में। और गाद भी कितनी होती है फ्रेंड? गाद इसमें 20% होती है। तो गाद कितनी होती है इसमें? तो इसमें होती है 20%। ठीक है, और इसमें बालू कितना होता है? बालू होता है इसमें 40%। बजरी इसमें नहीं होती है जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, तो ये हमने जलोढ़ मिट्टी की इसकी जो आंतरिक संरचना है किस पर, वो उसके बारे में समझा। फिर इसके बारे में और पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। अगर भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। इसलिए जलोढ़ मिट्टी को अन्य मिट्टी की तुलना में कम उर्वरकों, फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। यानी जो मिट्टी उपजाऊ होगी तो उसे हम कम खाद बीज से अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें उपजाऊ पहले से ही होती है, तो इसमें इतनी उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती। दोमट मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल के 40% भाग को ढके हुए हैं। ठीक है, तो 40% भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर इसी प्रकार की मृदा पाई जाती है। यानी भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। और ये भारत के कितने % भाग पर है? 40% पर। तो ये कहाँ पाई जाती है फ्रेंड? जो हमारी गंगा,
जो गंगा नदी का दोआब क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र और जो भी इम्पोर्टेंट नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, इनके तटीय क्षेत्रों पर पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें हम इसका डिस्कस करते हैं। ये मिट्टी भारत के पंजाब से असम तक विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा घाटियों में फैली हुई है। यानी कहाँ से? पंजाब से असम तक। ठीक फ्रेंड, यहाँ से पंजाब स्टार्ट से हो जाए, ये पंजाब है, पंजाब से लेकर ये गंगा नदी यहाँ असम तक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। और फिर साथ में जो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा नदी है, इनकी घाटियों में भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तटीय मैदानों में, तो जलोढ़ मिट्टी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ इसका विस्तार है। एक तो पंजाब से असम तक जो गंगा नदी का दोआब क्षेत्र है। ठीक है, वैसे दोआब क्षेत्र यहाँ से ये डिवाइड हो, लेकिन ये हमें पढ़ना है कि पंजाब से असम तक, और फिर ये जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इनके जो तटीय मैदानों क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो इस मिट्टी में पोटास, चूना, फास्फोरिक एसिड की प्रचुर मात्रा होती है। तो ये आपको याद रखने पॉइंट, इसमें पोटास भी अच्छी मात्रा में होता है, चूना भी और फास्फोरिक एसिड भी। ठीक है, और इस पर नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। हमने शुरू में डिस्कस किया था फ्रेंड, जो ह्यूमस है वो भारत की मिट्टियों में कम पाया जाता है। ठीक है, तो भारत की हमने बताई फ्रेंड 8 प्रकार की मिट्टी। तो जो 7 प्रकार की आप मिट्टी पढ़ोगे उसमें सभी में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाएगी। ठीक है, एक मृदा है, एक जो मिट्टी है उसमें ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। तो वो मिट्टी कौन सी फ्रेंड? पिटमयी मृदा, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इसको। तो 7 मिट्टियों में आपको क्या लिखना है कि इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। सिर्फ एक प्रकार की जो मिट्टी है उसमें अच्छी मात्रा में पिटमयी मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो उसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले इनके सभी कंसेप्ट देख लेते हैं। ये मिट्टी धान, चावल की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है और साथ में इस मिट्टी में गेहूँ, चना, कपास, फल, सब्जियाँ की खेती की जाती है। जैसे अगर आप ये क्षेत्र देखोगे फ्रेंड, जैसे पंजाब में गेहूँ भी अच्छी मात्रा में होता है, गन्ना, कपास। ठीक है, वैसे कपास तो महाराष्ट्र में होती है सबसे अधिक, लेकिन इस जलोढ़ मिट्टी में कपास की खेती अच्छी तरह हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है। इसमें फल, सब्जियां अच्छी मात्रा में पैदा की जाती हैं, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी है, हमने शुरू में चर्चा की थी कि ये मिट्टी उपजाऊ है। ठीक है, तो अगर मिट्टी उपजाऊ होगी तो उसमें सभी प्रकार की फसलें आसानी से उगाई जा सकती हैं। तो ये हमने इसके बारे में डिस्कस किया। फिर हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी, तो इसके बारे में और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। तो जो नई जलोढ़ मिट्टी और एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को पंगर कहते हैं। तो खादर मिट्टी वो होती है जिस प्रकार की मिट्टी जिसमें नदी के निकट पाई जाएगी। ये मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? नदी के निकट, क्योंकि जिन क्षेत्रों पर जिन खेतों में अगर नहरों का पानी लगता रहेगा फ्रेंड, उसमें नई जो जलोढ़ मिट्टी बह कर आएगी, वो फिर परत अपनी नई जलोढ़ है उपजाऊ मिट्टी कण लाती रहेगी। तो इस प्रकार की जो मिट्टी है वो क्या कहलाएगी? खादर। ये कहाँ पाएगी? नदियों के किनारे पाई जाएगी। ठीक है, नदियों का इसमें पानी आता रहता है, और या फिर हर साल बाढ़ के कारण मिट्टी की नई परत का जमाव रहता है। बारीक गाद की अधिकता के कारण खादर की जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। इस प्रकार की मिट्टी में हमेशा उर्वरकता बनी रहती है। तो ये यहाँ जो मिट्टी रहेगी, जिन आप देख सकते हो जिन खेतों में अगर नहर का पानी लगता है उसमें फसलें ज़्यादा मात्रा में होती हैं, अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। तो इसका रीज़न यही है, क्योंकि वो जो नदियाँ हैं वो क्या करती हैं? उपजाऊ जो कण है अपने साथ लाती हैं पानी में, और वो खेतों में अगर लगाया जाता है तो उसकी जो उपजाऊ मिट्टी से उससे फसल में ज़्यादा पैदावार हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे खादर। फिर हम देखते हैं बांगर मिट्टी के बारे में। तो बांगर मिट्टी क्या है? मिट्टी नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर पाई जाएगी। देखो फ्रेंड, जिन क्षेत्रों में पहले नदियों का पानी लगता होगा या फिर ये पाई जाएगी उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में
पहले तो पानी अच्छा रहता था, लेकिन अब या कुछ भी लगा सकते हो, उपवा तंत्र वहाँ नहीं जा रहा है, नदियों का पानी नहीं जाता, तो उस प्रकार की जो मिट्टी क्या कहलाएगी, तो इस प्रकार की मिट्टी बांगर कहलाएगी। ठीक है, और इस मिट्टी में उर्वरकता की क्या होती है, कमी होती है। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं हम काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी को कई नामों से जाना जाता है। जैसे हमने जलोढ़ मिट्टी को 2 नाम बताए थे फ्रेंड। ठीक है, तो इसके साथ में आपको नाम भी याद रखने हैं। जैसे हमने जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, इसी प्रकार काली मिट्टी के 4 नाम हैं। ठीक है, काली मिट्टी का एक नाम तो ये खुद का ही है ही, और 4 और अन्य नामों से जानी जाती है। तो इसे रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती अधिक मात्रा में होती है। इसे ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। लावा मिट्टी इसलिए कहते हैं जो ज़मीन का अंदर का लावा पिघल कर बाहर आता है, फिर चट्टानों से टूटने से इस मिट्टी का निर्माण होता है, इसलिए इसे लावा मिट्टी कहते हैं। देख लेते हैं हम इसका काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, उससे बेसाल्ट लावे की चट्टान बाहर निकल कर आई, फिर उनमें टूट फूट, जैसे आपने अपरदन पढ़ा होगा, पानी से भी टूट जाते हैं पत्थर। ठीक है, या फिर कई 1-2 साल में नहीं फ्रेंड, इसमें हज़ारों साल लग जाते हैं। या फिर वायु से तो इसे टूट कर इसमें अपरदन होता रहता है। तो इस प्रकार की चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का। ठीक है, इसलिए इसे लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। कपास की मिट्टी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की मात्रा अधिक मात्रा में होती है, और रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में और पढ़ लेते हैं हम। इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकला लावा जब जम जाता है, मतलब चट्टानों में बदल जाता है, तब इन बेसाल्ट लावा की चट्टानों के अपक्षय मतलब टूट फूट से होता है, इसलिए इसे लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने इसके बारे में डिस्कस किया, किस प्रकार इसका निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में इम्पोर्टेंट बिंदु और देखते हैं। तो काली मिट्टी, ये मिट्टी दक्कन ट्रैप के ऊपरी भाग में विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो ये मिट्टी, आप इसका विस्तार देखें तो इस मिट्टी ड्रैगन ट्रैप के ऊपरी भाग, जैसे आपने दक्कन का पठार है उसी को ड्रैगन ट्रैप कहते हैं। ठीक है, तो ड्रैगन ट्रैप के ऊपरी भाग में विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ध्यान रखिए, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास की भी खेती होती है, और सबसे ज़्यादा विस्तार इस काली मिट्टी का कहाँ है, महाराष्ट्र में। आप मैप में भी देख सकते हो, इस सभी सारा जो यहाँ का जो एरिया है फ्रेंड, ये सब क्या है, महाराष्ट्र है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। दक्कन के पठार के अलावा मालवा पठार में भी काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। जो मालवा का पठार है फ्रेंड, यहाँ कौन सा पठार है, मालवा का पठार है, इसमें भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। आगे देखते हैं, काली मिट्टी को काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नीटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी का काला रंग, ये पॉइंट आपको याद रखना है, किस तत्व के कारण होता है, टिटेनिफेरस मैग्नीटाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है, टिटेनिफेरस मैग्नीटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है, इसलिए इसे कपास की मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये मिट्टी बहुत महीन कणों से मतलब मृतिका से बनी होती है, जिसके कारण इसमें पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है और लंबे समय तक इसमें नमी बनी रहती है। इसलिए काली मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, इसलिए इसे सर्वत जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। देखो फ्रेंड, मैंने शुरू में ही आपको 4 प्रकार के जो मिट्टी के कण हैं उनके बारे में चर्चा की थी। तो इस मिट्टी में क्या होती है,
मृत्तिका होती है, मृत्तिका, ठीक है। और मृत्तिका सबसे छोटा कण होता है, ये हमने बताया था। तो जिसका छोटा कण होगा तो उसे के न जल सोखने की उसकी जो क्षमता होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी उसमें नमी कई दिनों तक बनी रहेगी। तो इसलिए इस मिट्टी को, अगर जिस मिट्टी में नमी कई दिनों तक बनी रहती है, इसलिए उसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सवैत जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो इस मिट्टी में क्या होती है, मृत्तिका की अधिकता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये पॉइंट क्या है फ्रेंड, इसमें कमी पाई जाती है, यानी इसमें प्रचुर मात्रा में नहीं है। काली मिट्टी में थोड़ी बहुत ह्यूमस होता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में होता है, जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। और प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है फ्रेंड, अगर पूरे भारत में पूछे तो जलोढ़ मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत कौन सा होता है, जैसे यहाँ विंध्याचल पर्वत से जो नीचे का जो एरिया है सब क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत। इसे क्यों कहते हैं, क्यों, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। और तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो काली मिट्टी। अगर भारत में पूछें तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो ये आपको इसके सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो जो मिट्टी थी हमने फ्रेंड, लावा ये किस प्रकार निर्माण होता है, तो ये चट्टान, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो जो मैग्मा होता है अंदर, जो पृथ्वी आपको पता होगा गर्म होती है, तो उसको जो धातुएं हैं वो भी पिघल जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मैग्मा, ठीक है। तो इतना गर्म हो जाता है कि वो धरती को फाड़ कर बाहर निकलता है, ठीक है। तो बाहर उसको, तो वो फिर किस में, जब ये लावा बाहर आकर जम जाता है, ठंडा हो जाता है, तो किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है, तो आग्नेय प्रकार की चट्टानें, इग्नेस शेल कहते हैं इनको। तो इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। फिर इसमें चट्टानों में ताप और दाब, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ताप और दाब कंडीशन, जैसे बाहर का टेम्परेचर अलग है, इस पर दाब, पृथ्वी का दाब भी, वायु का दाब भी है, तो इससे क्या होंगी, चट्टानें टूटना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। छोटी छोटी टूट कर फिर किस प्रकार की चट्टानें बनेंगी, अवसादी चट्टानें, ठीक है। लवर ये लेयरों में टूटेंगी, जैसे एक बार ये टूट गई, फिर कोई जीवाश्म अगर इस पर दब गई, फिर ये टूट जाएंगी। तो इस प्रकार इसमें इस प्रकार की जो चट्टानों का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अवसादी चट्टानें। फिर इसी चट्टानों पर और ताप दाब लगने पर ये और रूप धारण कर लेती हैं। फिर यही चट्टान किस में बदल जाती हैं, कायांतरित चट्टानों में, ठीक है। कायांतरित चट्टानें फिर दबा रहने के कारण पृथ्वी के अंदर चली जाती हैं। फिर पृथ्वी का लावा अंदर गर्म हो जाती हैं। फिर वही लावा गर्म होने पर लावा बन जाता है, वो फिर वो मैग्मा के रूप में बाहर आता है। तो इस प्रकार पृथ्वी में क्या रहता है, ये चक्कर चलता रहता है। तो इस प्रकार ये चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जो अगली मिट्टी हमारी लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण कायांतरित सेलों मेटाफॉर्मिक रॉक्स के टूट फूट से हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने अभी डिस्कस किया था कि कायांतरित चट्टानें कौन सी होती हैं, जो अंदर का लावा पिघलकर पहले आग्नेय चट्टान बनेगी, फिर उस चट्टान पर ताप दाब अपरदन से अवसादी चट्टानें बनेंगी, और वह अवसादी चट्टानों पर जब ताप दाब लगेगा, फिर वही चट्टानें किस में बदल जाएंगी, कायांतरित चट्टानों में। तो आपको पता हो गया होगा कि कायांतरित सेलों से लाल व पीली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने तीसरी मिट्टी है, ये तीसरा प्रकार है। पहले हमने जलोढ़ मिट्टी के बारे में चर्चा की थी, फिर दूसरी हमने काली मिट्टी के बारे में, तो तीसरी मिट्टी चल रही है ये हमारी लाल व पीली मिट्टी। तो आपको इसका निर्माण देखना है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाल और पीली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की सेलों से होता है, किस प्रकार की चट्टानों से होता है, तो ये होता है कायांतरित चट्टानों से। तो इस प्रकार की मिट्टी में लोहा और सिलिका की मात्रा पाई जाती है।
तो इस मिट्टी में क्या होता है, लोहा और सिलिका, लोहे का आयरन कहते हैं Fe, सिलिका Si। ठीक है, जो सिलिकॉन क्या होता है फ्रेंड, जो चिप में आपको फ़ोन की जो चिप होती है उसमें किस धातु का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन का, वही सिलिका है ये। ठीक है, तो इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। लाल मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्व और दक्षिण में पाई जाती है। जैसे लाल मिट्टी दक्कन का जो ये पठार है फ्रेंड, ठीक है, यहाँ के इसके किस में पाई जाएगी, दक्षिण में, ये यहाँ दक्षिण है, दक्षिण में पाई जाती है। और पूर्व में, पूर्व ये साइड ये रहा, ठीक है, यानी दक्कन के पठार के पूर्वी साइड में और दक्षिण में। तो ये स्टेट इनकी याद कर लेते हैं किन किस राज्य में पाई जाती है। यहाँ से देखोगे फ्रेंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड। ठीक है फ्रेंड, इन राज्यों में पाई जाती है। और साथ में एक ये नागालैंड, तो यहाँ कौन सा स्टेट है फ्रेंड, नागालैंड, तो इस नागालैंड में पाई जाती है। अगर सबसे ज़्यादा पूछी जाए तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। तो ये लाल किसके होती है कारण, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड के कारण क्या होती है, ये लाल होती है। जैसे हमने काली मिट्टी पढ़ी थी, काली मिट्टी काली किसके कारण होती है, टिटेनीफेरिस मैग्नेटाइट के कारण। ठीक है, और ये लाल किसके कारण होती है, फेरिक ऑक्साइड के कारण। तो ये सभी आपको साथ में क्लियर करने हैं। तो ये दो तत्व आए हैं जिसके कारण लेटर लाल और पीली मिट्टी लाल फेरिक ऑक्साइड के कारण होती है, काली मिट्टी में टिटेनीफेरिस मैग्नेटाइट के कारण काली होती है। तो आगे देखते हैं हम। तो इसके बारे में और पॉइंट चर्चा करते हैं। जब ये मिट्टी जल को सोखती है, मतलब जल योजित अवस्था में ये पीली दिखाई देती है। वैसे ये जो मिट्टी है फ्रेंड, ये लाल दिख रहती है, लेकिन जब इसमें पानी की सिंचाई कर जाती है तो ये मिट्टी का रंग बदल लेती है और कैसी हो जाती है, पीली। इसलिए इसका नाम क्या कहा गया है, लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ठीक है फ्रेंड, मैंने शुरू में ही बताया था आपको, जो आप भारत की जो 7 प्रकार की मिट्टियाँ पड़ेंगी उसमें क्या होगी, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कम मात्रा पाई जाती है। सिर्फ एक ही प्रकार की मिट्टी में क्या है, ह्यूमस पाया जाता है, वो मिट्टी है पीटमई मृदा। ठीक है, उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे हम। तो इस मिट्टी में क्या है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। प्राय ये बंजर भूमि के रूप में जानी जाती है। बंजर का मतलब क्या होता है फ्रेंड, इसमें जो है जो पेड़ पौधे फसल अच्छा उत्पादन नहीं होता है इसमें, इसलिए इसे बंजर भूमि के रूप में जाना जाता है। ये मिट्टी बजरी युक्त, बलुई और छिद्र युक्त होती है। बजरी युक्त, बलुई और छिद्र युक्त होती है, इसलिए इसमें बाजरे की खेती अच्छी मात्रा में की जाती है। ये मिट्टी बाजरे के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो इसमें बजरी भी होती है, यानी मोटे कण होते हैं इसके। ये मिट्टी आलू और फलों के लिए भी उपयुक्त होती है। इस मिट्टी में आलू भी अच्छी मात्रा में हो जाता है और बाजरा भी और फल भी अच्छी मात्रा में किए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती फिर, लेकिन इसमें ये 3 प्रकार की फसलें के लिए इम्पोर्टेंट है ये फल। ठीक है, आलू, फल और इसमें बाजरे की 3 प्रकार की खेती के लिए अच्छी है ये। और वैसे ये बंजर ही भूमि है, घनी, इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बारे में हमने ये कंसेप्ट क्लियर करे। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट मिट्टी हमारी लेटेराइट मिट्टी। तो ये लेटेराइट 4th नंबर की मिट्टी है ये हमारी। तो इसे मखरली मिट्टी कहते हैं। लेटेराइट मिट्टी को क्या कहते हैं, मखरली मिट्टी। ठीक है फ्रेंड, तो लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, विकसित होती है, पाई जाती है। जिन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा, तो देखोगे फ्रेंड, यहाँ जो मेघालय का क्षेत्र है इसमें सबसे अधिक वर्षा होती है। एक ये जो गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनके जो नदियाँ हैं यहाँ भी, इनका जो डेल्टा क्षेत्र है उनमें भी अधिक वर्षा होती है। और एक पश्चिमी घाट में, ये पश्चिमी घाट में भी अत्यधिक वर्षा होती है और यहाँ तापमान भी अधिक रहता है। तो इन स्थानों पर इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है और ये किसका क्या नाम है, लेटेराइट मिट्टी। इसे
मखरली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लेटराइट मिट्टी उच्चता और इसका निस्खलन के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। लीचिंग यानी ये ढलान के जो क्षेत्र हैं उनमें पाया जाती है। निस्खलन जहाँ से नदियों का पानी कहाँ आता है, जैसे ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है, तब ये इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण पाया जाता है। यह मिट्टी गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है, दही की तरह लिपलिपी कौन सी मिट्टी हो जाती है? लेटेराइट मिट्टी। और सूख जाने पर यह ईंट की तरह कठोर हो जाती है। लेटेराइट मिट्टी में लो ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। ठीक है फ्रेंड, जैसे हमने पहली लो ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, एक ही मतलब होता है, लो को आयरन भी कहते हैं। तो जो हमने लाल व पीली मिट्टी पढ़ी थी उसमें भी लो ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है और लेटेराइट मिट्टी में भी लो ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। एल्यूमिनियम की मात्रा इसमें भरपूर होती है। लो ऑक्साइड की पुष्टि के कारण इसका रंग लाल होता है। तो जो पिछली मिट्टी पढ़ी थी हमने, लाल और पीली मिट्टी, वो भी लाल किसके कारण होती है? लो ऑक्साइड के कारण। और इस मिट्टी में भी लो ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए ये मिट्टी भी कैसी होती है? लाल। इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो मैंने ये शुरू में ही आपको बताया था, भारत की जो 7 प्रकार की मिट्टी हैं उसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और क्योंकि ज़्यादा वर्षा के कारण ह्यूमस जल में घुलकर मिट्टी की निचली परतों में चली जाती है। तो इन क्षेत्रों में जो ये मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी, तो इस क्षेत्र में क्या होती है फ्रेंड? अत्यधिक वर्षा होती है। ये हमने शुरू में आपको डिस्कस किया था। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। ठीक है, तो यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, तो इसकी अत्यधिक वर्षा के कारण ह्यूमस जल में घुलकर मिट्टी की निचली परतों में चला जाता है। ये मिट्टी मुख्यतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के राज्यों में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, जैसे ये कर्क रेखा है और मैंने आपको मकर रेखा कहाँ है फ्रेंड, ये तो फिर भूमध्य रेखा के नीचे कौन सी? जैसे ये मकर रेखा फ्रेंड, यह इसमें दिखा रखी है थोड़ी ही, आप देख सकते हो मैप में। तो ये मकर रेखा इन क्षेत्रों के बीच में पाई जाती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में लेटराइट मिट्टी। और कर्क रेखा का अक्षांश कितना होता है फ्रेंड? ये भी आपको याद रखना है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, नॉर्थ अक्षांश में है कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश में कौन सी रेखा है? मकर रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश की कौन सी रेखा फ्रेंड? ये मुझे कमेंट कर कर बताना, 0 अक्षांश की रेखा किसे कहते हैं। तो आगे देखते हैं हम। ये मिट्टी मुख्यतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित राज्यों में पाई जाती है, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर मेघालय में पाई जाती है। तो ये वैसे आप मैप से भी देख सकते हो ये किस किस राज्य में आती है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में और मेघालय में। ठीक है, तो ये मिट्टी इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मिट्टी प्राय कम उर्वरकता वाली होती है। तो जो हमने पीछे वाली मिट्टी पढ़ी थी, लाल व पीली मिट्टी, तो वो भी किस प्रकार की मिट्टी थी फ्रेंड? कम उर्वरकता वाली थी, लेकिन उसमें बाजरे की, आलू की, ठीक है, उनकी खेती और फलों की खेती की जा सकती है। ये भी कम उर्वरकता वाली है, तो फिर भी उर्वरकों का प्रयोग करके इसमें कपास, चाय, कॉफ़ी, काजू, गन्ने की खेती की जाती है। ये मिट्टी प्राय चाय, इलायची, काजू के लिए उपयुक्त होती है। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की लाल लेटराइट मिट्टी काजू फसल के लिए बहुत उपयुक्त है। जो आपको ये पॉइंट याद रखना है, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो लाल लेटराइट मिट्टी है, इसमें काजू की खेती अच्छी मात्रा में की जाती है, यानी यह फेमस है काजू की खेती के लिए। ठीक है, तो ये आपको सभी इसके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आगे देखते हैं। जो अगली मिट्टी हमारी लवणीय मिट्टी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो लवणीय मिट्टी, जब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी कैसी हो जाती है? लवणीय। लवणीय का अर्थ भी यह होता है फ्रेंड, लवण का मतलब होता है नमक। ठीक है, लवण अगर आपको नमक है तो उसमें सोडियम क्लोराइड क्या है फ्रेंड? एक लवण है।
लवण क्या होते हैं, उसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। तो मिट्टी में नमक की मात्रा खराब अपवा तंत्र और शुष्क जलवायु के कारण होती है। तो इसका रीज़न क्या है लवणीय मिट्टी का? एक तो जहाँ वहाँ वर्षा कम होती हो, ठीक है फ्रेंड, शुष्क जलवायु हो वहाँ की, और एक दूसरा इसके कारण अपवा तंत्र जहाँ खराब हो। फ्रेंड आपको पता होगा, जैसे अगर आपने नदियों के जो किनारे खेते हैं, आपने अगर ये देखे हों तो वहाँ आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगा, वहाँ आपको फसल भी नहीं उगती होंगी, ऐसे खेत जरूर देखे होंगे। ये किसके कारण होते हैं? वहाँ खराब अपवा तंत्र, वहाँ पानी ज़्यादा रहता है फ्रेंड, वहाँ नमी रहती है, ठीक है, वहाँ पानी आ जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, वहाँ का खराब अपवा तंत्र के कारण वह मिट्टी कैसी हो जाती है, लवणीय, ठीक है। और फिर दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है, वहाँ जहाँ शुष्क जलवायु हो तो उससे भी क्या हो जाती है, मिट्टी लवणीय हो जाती है। तो लवणीय मिट्टी को रेहे ऊसर कलर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो आपको सभी के नाम याद रखने हैं। जैसे हमने लेटराइट मिट्टी का मखरली मिट्टी के नाम है, जलोढ़ मिट्टी को जैसे दोमट और कछारी मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी के 4 नाम आपको बताए थे, जैसे कपास की मिट्टी, लावा मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ मिट्टी। तो ये जैसे नाम है काली मिट्टी के हैं, इसी प्रकार लवणीय मिट्टी के भी 3 नाम हैं, ये आपको याद रखने हैं, रेह ऊसर कलर मिट्टी, ठीक है। और काली मिट्टी को एक रेगुर नाम भी है फ्रेंड, ये भी याद रखना है आपको। तो ये सभी मिट्टियों के जो इसके नाम हैं उनको सभी को याद रखना है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लवणीय मिट्टी को रे ऊसर कलर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लवणीय मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। तो लवणीय मिट्टी में क्या होता है फ्रेंड, वैसे सोडियम से ही नमक बनता है, तो ये तो ज़रूर होगा, सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, तो इसकी सभी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। सोडियम का प्रतीक होता है, इसको भी आप देख लेना फ्रेंड, सोडियम कैल्शियम कैल्शियम का Ca होता है, पोटासियम का K होता है, और मैग्नीशियम का Mg होता है। ये भी आपको याद रखने हैं, ये साइंस में आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनके प्रतीक। तो भारत में सबसे ज़्यादा लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात में। और ये क्षेत्र देख सकते हो, ये पंजाब में है, ठीक है, पंजाब हरियाणा का जो बॉर्डर है इस पर है फ्रेंड। यहाँ आपको पता होगा पंजाब में बहुत सी नदियाँ निकलती है, यानी यहाँ खराब अपवा तंत्र के कारण है यह मिट्टी। और एक यहाँ देख सकते हो आप पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो इन 3 स्थानों पर क्या पाई जाती है, लवणीय मिट्टी। शुष्क जलवायु से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहाँ 250 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है। 250 यानी 25 सेंटीमीटर भी कह सकते हो आप, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो उन क्षेत्रों में कैसी मिट्टी पाई जाएगी, तो लवणीय मिट्टी। वहाँ कैसी जलवायु होती है, शुष्क जलवायु। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अगली मिट्टी हमारी शुष्क मृदा। तो शुष्क मृदा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो शुष्क मृदा का रंग कैसा होता है, लाल होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये मिट्टी देखने में बलुई और प्रकृति में लवणीय होती है। इसमें बालू होते हैं, आपको पता होगा। शुष्क मृदा यानी मरुस्थलीय मृदा के बारे में बातें हो रही हैं। तो इसमें क्या होगी, बलुई होगी यानी बालू होगी इसमें, और प्रकृति में कैसी होती है, लवणीय। और उसमें हमने पीछे भी चर्चा की थी कि जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ कैसी मिट्टी होती है, लवणीय शुष्क मृदा, ठीक है फ्रेंड। लवणीय यानी वहाँ की जलवायु कैसी होती है, शुष्क जलवायु। तो शुष्क जलवायु में कैसी मिट्टी मिलेगी आपको, शुष्क मृदा मिलेगी। तो इसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, और साथ में हुमस और नमी की कमी होती है। तो मैंने शुरू में आपको डिस्कस किया था कि भारत की जो 7 प्रकार की मिट्टी हैं उनमें क्या है, हुमस की कमी पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो ये मृदा कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में। तो ये हमने शुष्क मृदा के बारे में पढ़ा। ये हमारी 6 मृदा थी, 6 नंबर की। ये हम 7 नंबर की प्रवृत्ति मृदा, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
तो हिमालय और पर्वतीय क्षेत्र इसी तरह की मृदा पाई जाती है। पर्वतीय मृदा यानी एरिड सॉइल, तो यह कहाँ पाई जाएगी? हिमालय जो पर्वतों की ढलानों पर कौन सी मृदा पाई जाएगी आपको? पर्वतीय मृदा। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। पर्वतीय जो मिट्टी में कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि फ्रेंड नदियों से, हवा से क्या करते हैं, पत्थर टूटते रहते हैं, तो इसमें कौन सी क्या चीज़ें अधिक पाएंगी? कंकड़ और पत्थर। पर्वतीय मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है। तो इस मिट्टी में तो पोटास, फास्फोरस और चूने की क्या होती है? कमी होती है पर्वतीय मृदा में। पहाड़ी क्षेत्र में खास करके बागवानी कृषि जैसे चाय अधिक मात्रा में होती है। तो यानी पर्वतीय मृदा में कौन सी खेती सबसे अधिक होती है? तो चाय की खेती अधिक होती है। पहाड़ी क्षेत्र में ही जूम की खेती होती है। जूम खेती भूम सबसे ज़्यादा नागालैंड में की जाती है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि जूम खेती किसे कहते हैं। तो जूम खेती किसे कहते हैं फ्रेंड? जब तक मिट्टी में उर्वरकता विद्यमान रहती है, जैसे अगर आप जंगलों को साफ करोगे, ठीक है फ्रेंड, यानी वनों को अगर पेड़ पौधों को साफ करते हो तो वहाँ उर्वरकता ज़्यादा रहती है। साफ करके उसमें फसलें बो दी जाती हैं, 5-6 साल के लिए उसको बोते हैं। फिर उसको उस जगह को जब ऊंचाई उसकी कम हो जाती है तो उसको छोड़ देते हैं, और फिर दूसरे क्षेत्र को वन साफ कर उसमें फिर फसल बो लेते हैं। और फिर जो हमने वो पिछली ज़मीन छोड़ी थी फ्रेंड, 5-6 साल के बाद उसमें फिर पेड़ पौधे फिर उग जाते हैं, फिर उसमें उपजाऊपन आ जाता है, और फिर उसको साफ कर फिर वहाँ खेती की जाती है। यानी इस प्रकार की जो खेती है वो क्या कहलाती है? झूम खेती। जब तक मिट्टी में उर्वरकता विद्यमान रहती है तो उस भूमि में खेती की जाती है। इसके पश्चात उस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिस पर कुछ सालों के बाद पुनः पेड़ पौधे उग जाते हैं। तब जंगली भूमि को साफ करके कृषि के लिए नई भूमि प्राप्त की जाती है। तो आप समझ गए होंगे झूम खेती किसे कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक और जो पर्वतीय मृदा है, एक पॉइंट रह गया था इसके अंदर, कि जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा गर्म मसालों की खेती की जाती है। तो पर्वतीय मृदा में किस प्रकार की खेती की जाती है? एक तो चाय की और एक गर्म मसालों की। और आपको याद रखना है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर कौन सी खेती की जाती है? झूम खेती। और झूम खेती के लिए फेमस जो राज्य कौन सा है? नागालैंड। ठीक है, इसकी सीमा म्यांमार देश के साथ लगती है, जैसे ये है हमारा नागालैंड। ठीक है फ्रेंड, ये मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये आपको याद रखने फ्रेंड। मैप में आपको ये पता होने चाहिए स्टेट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। आगे है हमारी पिटमई मृदा। तो फ्रेंड ये है लास्ट की मृदा, 8वें नंबर की। ठीक है, तो मैंने शुरू में ही बताया था आपको, भारत की जो 7 प्रकार की मृदा है उसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और सिर्फ एक प्रकार की जो मृदा है इसमें ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। तो ये मृदा कौन सी फ्रेंड? पिटमई मृदा। ठीक है, तो इसे दलदली मिट्टी और जैविक मिट्टी भी कहते हैं। जैविक तो का अर्थ क्या है फ्रेंड? जिसमें जीव जंतु के अवशेष हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में मिले। ठीक है, उनके अपघटन से जो मिट्टी का निर्माण होता है वो क्या होती है? जैविक मिट्टी। ठीक है, इसे ऑर्गेनिक सॉइल भी कहते हैं। यह मृदा भारी वर्षा, इसमें गलत लिख रखा है, ये भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी जहाँ अत्यधिक वर्षा होती हो और वहाँ ह्यूमिडिटी भी अधिक मात्रा में हो, तो वहाँ कौन सी मृदा मिलेगी आपको? पिटमई मृदा। जैविक पदार्थों के कारण इस मिट्टी में ह्यूमस और जैव तत्वों की पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि और जो जितनी हमने 7 प्रकार की पिछली मृदा पढ़ी उनमें किसी में भी ह्यूमस की मात्रा सभी में कम पाई जाती है, लेकिन सब किस में पाई जाती है? सिर्फ भारत की एक प्रकार की मिट्टी पिटमई मृदा में ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। ये मिट्टी गाढ़े काले रंग की होती है। तो इसका रंग कैसा होता है? मिट्टी का गाढ़े काले रंग का होता है।
तो ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है आप मैप में देख सकते हैं। जैसे ये उत्तराखंड के क्षेत्र में, ये गुजरात का कुछ क्षेत्र है, केरल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो इनमें ये पाई जाती है, इसी कारण इसे जैव मृदा भी कहा जाता है। इसका क्या है, इसमें जीवाश्मों की क्या होती है, प्रचुरता, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, जैव मृदा, ठीक है, जैविक मिट्टी या जैव मृदा। तो हमने 8 प्रकार की जो मिट्टी थी उनके सभी मिट्टी के बारे में पढ़ा। अब हम आगे जो और पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं मिट्टी के बारे में, जो इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। तो इसमें अगर आप देखते हो फ्रेंड, अगर मिट्टी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको सभी को आपको याद करना है। तो पहला है हमारा, जो अगर देखोगे देश में मिट्टी का विस्तार का क्रम, सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये मैंने आपसे शुरू में चर्चा की थी। सबसे अधिक यानी 40% भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। तो इसका विस्तार कितना है, 15 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड। और लाल व पीली मिट्टी का 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर कौन सी आती है, लाल व पीली मिट्टी। तीसरे नंबर पर कौन सी आती है फ्रेंड, काली मिट्टी। लेकिन अगर आपसे प्रायद्वीपीय भारत की पूछी जाए सबसे अधिक मात्रा में कौन सी है, तो काली मिट्टी का नाम आएगा, ठीक है फ्रेंड। ये मैंने काली मिट्टी के बारे में पढ़ाया था जब उसके बारे में चर्चा की थी कि प्रायद्वीपीय भारत में अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो काली मिट्टी। वैसे भारत में पूछें तो जलोढ़ मिट्टी, दूसरे नंबर पर आती है लाल व पीली मिट्टी। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में सबसे, यानी जो नीचे का जो दक्षिण भारत है वो फ्रेंड कौन सा है, प्रायद्वीपीय भारत। इसमें अत्यधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। फिर हमारे चौथे नंबर पर आती है लेटराइट मिट्टी। इसका विस्तार 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर पर है। तो इसमें हमने चर्चा की भारत में सभी मिट्टियों में जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, और काली मिट्टी में और कुछ पदार्थ में इसमें जैविक पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो फ्रेंड, एक तो पिटमयी मृदा जो इसमें पाई जाती है, पिटमयी मृदा में जैविक पदार्थ, लेकिन पिटमयी मृदा बहुत ही कम क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो इसलिए पिटमयी मृदा का विस्तार तो बहुत कम है। लेकिन एक थोड़ी सी मात्रा में किस में पाई जाती है, काली मिट्टी में भी कुछ मात्रा में जैविक पदार्थों की उपस्थिति पाई जाती है। तो ये हमने मिट्टी के विस्तार के बारे में पढ़ा। आगे इसके बारे में और पॉइंट देखते हैं हम। अगली इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी क्या होती है। तो अम्लीय मिट्टी किसे कहते हैं, क्षारीय मिट्टी किसे कहते हैं, इनका विस्तार कहाँ है, इससे हमें अम्लीय मिट्टी को क्यों, इसके बारे में ध्यान देना आवश्यक है। तो अम्लीय मिट्टी में अगर देखें फ्रेंड, अम्लीय मिट्टी किसे कहेंगे, आपको पता होगा पीएच मान में क्या होता है, 7 क्या होता है फ्रेंड, न्यूट्रल होता है। जो 7 से पीछे का जो पीएच मान क्या होता है, 1 से लेकर 7 न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये उदासीन कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये क्या है, 7 से जो नीचे का अगर पीएच मान दिखाता है वो क्या है फ्रेंड, अम्लीय है। और 7 से जो ऊपर का पीएच मान क्या है, वो क्या है फ्रेंड, क्षारीय। तो ये आपको पता होगा। तो सामान्य जो पीएच मान 6 से 7 होता है तो वो फसलें क्या होती है, पीएच वैल्यू में उगती हैं, ठीक है। तो जिन मिट्टियों का जो, अगर वैसे ये डेटा थोड़ा गलत लग रहा है फ्रेंड मुझे, तो ये भी आपको इसके बारे में ज़रूर देखना है, ठीक है। तो ये अगर आपको बिल्कुल करेक्ट कर लेना है, मैं ये आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंट आपको करेक्ट करने हैं। तो इसके बारे में मैं ये आपको छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, आपको पता होगा फ्रेंड, अम्लीय कौन सी मिट्टी होगी जिसका पीएच मान 7 से नीचे होगा, वो कैसी होंगी, अम्लीय मिट्टी, ठीक है। और जो जिन मिट्टी का अम्लीय जो 7 से ऊपर होगा वो कैसी होगी, क्षारीय मिट्टी। तो इसमें हम एक पॉइंट ये डिस्कस कर लेते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट हैं, तो इनको छोड़ देना है फ्रेंड, आपको खुद इसको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थोड़ा अगर आप खुद से इसको ढूंढ के अगर देखोगे तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। अगर मैं इसको अगर यहाँ पढ़ा देता तो आपको फ्रेंड, आप इतना इसमें याद में नहीं रहता। तो मैं एक बार ये देख लेते हैं फ्रेंड, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो अम्लीय मिट्टी अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। तो ये क्या है,
अम्लीय मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? अगर आपसे पूछा जाए तो जहाँ अधिक वर्षा होगी वहाँ कैसी मिट्टी पाई जाएगी? अम्लीय मिट्टी। सारी मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? जहाँ कम मात्रा में वर्षा होती हो, जैसे राजस्थान का एरिया है, लेह है, या फिर और कोई क्षेत्र हैं जहाँ कम वर्षा होती है, तो वहाँ कैसी मिट्टी मिलेगी? सारी मिट्टी। फसलों के लिए जो अत्यधिक अम्लीय और सारी अत्यधिक ठीक नहीं है। अगर कोई मिट्टी अगर अधिक अम्लीय है तो भी फसल के लिए नुकसानदायक है, और अत्यधिक क्षारीय है तो भी नुकसानदायक है, तो उसमें अच्छी मात्रा में फसल उत्पादन नहीं हो सकता। तो इसलिए अम्लीय मिट्टी को है उससे भी हमें बचाना है मिट्टी को, या फिर अधिक क्षारीय है उससे भी मिट्टी को उसको बचाना है। तो इसको हम किस तरह से इसको अम्लीय मिट्टी को कैसे न्यूट्रल कर सकते हैं, या सारी मिट्टी को कैसे हम उसका क्षारीयपन कम कर सकते हैं, आगे देखते हैं। तो इसके बारे में हम और पॉइंट देखते हैं फ्रेंड। मिट्टी में अम्लीयता कम करने के लिए इसमें चूने का उपयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर किसी मिट्टी में अम्लीय मिट्टी हो गई है तो उसमें क्या मिलाएं? तो उसमें चूना मिलाएं आप, ठीक है। चूने से क्या होगा? उसकी अम्लीयता कम हो जाएगी। अगर किसी क्षारीयता कम करने के लिए मिट्टी में क्या मिलाया जाता है? जिप्सम, ठीक है फ्रेंड। तो जिप्सम उस मिट्टी में मिलाया जाता है। आपने 10वीं क्लास में जिप्सम का फार्मूला ज़रूर देखा होगा, तो आप कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि जिप्सम का फार्मूला क्या है, और चूने का भी जो फार्मूला है वो भी कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। तो आगे देखते हम। अगर सबसे ज़्यादा अगर सारी मृदा है वो कहाँ पाई जाती है फ्रेंड? यूपी में, ठीक है। सबसे अधिक सारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यूपी में। अम्लीय मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है जब पानी का निकास अच्छा हो, तो इसलिए पर्वतीय ढालों पर इसे उगाया जाता है। तो हमने पढ़ा फ्रेंड, जो अम्लीय मिट्टी है वो फसलों के लिए लाभदायक नहीं होती, ठीक है, अच्छी नहीं होती। लेकिन एक फसल जो चाय की है उसके लिए अच्छी है ये। लेकिन उसके लिए जब अच्छी है जब उसमें पानी का निकास अच्छा हो, यानी, ठीक है। और आपको पता होगा जो चाय की खेती है वो पर्वतीय ढालों पर की जाती है, उसकी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए फ्रेंड, ठीक है। अगर जड़ों में पानी रुकेगा तो वहाँ की उसकी जो चाय का पौधा है वो खराब हो जाएगा। तो यानी उसको कहाँ उसकी खेती की जाती है? पर्वतीय ढालों पर चाय की खेती की जाती है। तो आगे देखते हैं हम। आगे जो हम मिट्टी के बारे में और पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड, हमारा जो मैंने शुरू में जो पॉइंट थे हमारे, हुमस क्या है, मिट्टी की संरचना क्या है, मिट्टी के प्रकार, मृदा अपरदन, अम्लीय, क्षारीय, ये सभी कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं फ्रेंड। और लास्ट का हमारा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फाइनल ये हमारा वीडियो, इसके बारे में जो सभी क्वेश्चन हैं, कंसेप्ट है, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका। तो ये इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। मृदा अपरदन, तो सॉइल इरोजन, ठीक है, इंग्लिश में इसको सॉइल इरोजन कहते हैं। तो मृदा अपरदन क्या है? मृदा की एक प्रमुख समस्याओं में से एक है, ठीक है। मृदा की समस्या में मृदा अपरदन एक प्रमुख समस्या है। मृदा क्षेत्र में वनस्पति प्लांट नहीं होने के कारण, प्राकृतिक कारणों के चलते जब मृदा खंडित होकर टूट फूट बह जाती है तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। तो अगर सिंपल भाषा में कहें तो फ्रेंड, जो आपको पता होगा जो मृदा होती है, जो ऊपर की जो ज़मीन होती है फ्रेंड, वही उपजाऊ होती है, ठीक है। उसी में फसलें उग सकती हैं। अगर ये परत आपको हटा दिए जाए तो क्या होगी? फसल का उत्पादन नहीं होगा, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। यानी ऊपरी परत का टूटकर क्या है, दूसरे क्षेत्रों में चला जाना, हवा से उड़कर चला जाना, तो ये क्या होता है? मृदा अपरदन, ठीक है फ्रेंड। तो मृदा अपरदन के कारण क्या है? तीव्र मूसलाधार बारिश, यानी अगर ज़्यादा वर्षा होती है तो भी जो उपजाऊ मिट्टी है ऊपर की वो बहकर दूसरे क्षेत्रों में चली जाती है, तो इससे भी मृदा अपरदन होता है। या फिर वनों की कटाई से भी, वनों की कटाई होगी तो फ्रेंड वहाँ की मृदा हवा या फिर बारिश से बहकर आगे चली जाएगी, क्योंकि वन है जो मृदा के कणों को बांधे रखते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। झूम कृषि से आपको पता होगा, मैंने चर्चा की थी कि मृदा को जब लग उसमें खेती की जाती है, जब लग उसमें उपजाऊ है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है, इससे भी क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। तीव्र वायु का चलना, यानी तेज हवाओं से भी मृदा अपरदन होता है। तो अवैज्ञानिक कृषि,
अत्यधिक सिंचाई या उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो भी मृदा में अपरदन यानी उसकी क्या होगी, उपजाऊपन खत्म होगा, तो इसे मृदा अपरदन होगा। खुदाई करेंगे, सड़क का निर्माण करेंगे, बांध बनाएंगे, तो वहाँ से भी क्या होगा, मृदा का अपरदन होता है। तो ये आपको सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे किन कारणों से मृदा का अपरदन होता है यानी उसकी उपजाऊ मिट्टी खत्म होती है। तो ये हमने सभी पॉइंट क्लियर करें। आगे देखते हैं हम मृदा के अपरदन के प्रकार। ठीक है, तो इसमें देखते हैं मृदा अपरदन के प्रकार। तो इसमें इसके पढ़ते हैं हम। तो पहला है आसफाल अपरदन, स्प्लैश इरोजन। ठीक है, तो ये क्या होता है फ्रेंड, जब वर्षा की बूंदें जब सीधी मिट्टी पर गिरती हैं तो मिट्टी के कण मुख्य भूमि से अलग हो जाते हैं, तो इसे आसफाल अपरदन कहते हैं। जैसे ये वर्षा हो रही फ्रेंड, तो यहाँ के आपको पता होगा मिट्टी के कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जो उपजाऊ कण होते हैं। ठीक है, ये बहकर क्या होंगे, तो यहाँ से मुख्य भूमि से हट जाएंगे, तो इसे क्या कहते हैं, स्प्लैश इरोजन यानी आसफाल अपरदन। ठीक है, अगला अपरदन है परत अपरदन। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये कण थे फ्रेंड, ये तो हटे हैं इसमें, लेकिन ये कण बहकर, जैसे यही कण अगर बहकर इस जमीन से आगे बहकर चले जाएं तो इसे क्या कहते हैं, परत अपरदन, यानी इसकी पूरी परत चलकर आगे चली गई। ठीक है फ्रेंड, जैसे आपको देखा होगा जो ज़मीनें ज़्यादा ऊंची होती हैं, एक क्षेत्र क्या होता है, नीचा होता है, तो इसकी जो सारी उपजाऊ मिट्टी है फ्रेंड वहाँ कहाँ आ जाती है, नीचे वाली ज़मीन वाले खेतों में, तो इसे क्या कहेंगे, परत अपरदन। इसकी पूरी परत जो परत है उपजाऊ मिट्टी है वो सारी कहाँ आ गई, नीचे, तो ये क्या कहेंगे हम, परत अपरदन। अगला है रील अपरदन, रील अपरदन, रील इरोजन। ये क्या होती है, मूसलाधार। देखो फ्रेंड, इसमें तो क्या हुई है, अगर आप एक एक पॉइंट इसमें देखोगे, इसमें तो मिट्टी के कण अलग हुए, इसकी जो मर्द परत है ऊपरली बहकर आगे चली गई। इसमें और देखो वर्षा का तेज रूप आ रहा है, और इसमें जो वर्षा का तेज रूप से क्या हो रहा है, देखो मूसलाधार वर्षा के कारण मृदा की कमजोर परत का हट जाना और कठोर मृदा में नलियों के रूप में रील अपरदन कहलाता है। अब देखो फ्रेंड, इसमें तो परत परत गई थी, लेकिन अब क्या है, इसमें परत भी बह के चली गई है, उसमें क्या हो गई है, दरारें, नालियाँ बन गई हैं। ठीक है, तो इससे क्या कहेंगे, इसे रील अपरदन कहेंगे। ठीक है, तो रील अपरदन समझ गए होंगे आप। तो अगर मृदा का ऊपरी परत का भी चला जाना और उसमें पतली पतली नलियाँ बन जाना, उसे क्या कहेंगे, तो उससे छोटी नालियाँ बन जाती हैं, उसे रील अपरदन कहते हैं। जब आपने देखा होगा जहाँ अत्यधिक वर्षा के कारण, तो वहाँ से जहाँ जो टीबे होते हैं या बालू रेत होता है, तो उसमें क्या हो जाती हैं, छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, रील अपरदन। अवनालिका अपरदन, जब सतह जल की मात्रा बढ़ दी जाती है, ढलानों पर जल का वेग बढ़ता जाता है, तो इस कारण क्या होते हैं, धाराएं चौड़ी हो जाती हैं, अवनालिका में बदल जाती हैं, और आगे जाकर अवनालिका बड़े बड़े खड्डों में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे 50 से 100 फीट तक गहरे। तो इसमें क्या होगा, इसमें अत्यधिक, एक तो वर्षा अधिक होगी फ्रेंड, इनमें क्या होगा, इन जो ज़मीनों पर तीव्र ढाल होगा, तो तीव्र ढाल से क्या होगा, सारा पानी एक ही क्षेत्र से होकर गुजरने लगेगा। तो इसमें क्या होंगे, इसमें पतली नालियाँ बनी थी, छोटी नालियाँ, इसमें क्या होंगी, बड़ी नालियाँ बनेंगी, और बड़ी नालियाँ इतने बनेंगी कि इसमें गड्ढे भी बन जाएंगे 50 से 100 फीट तक गहरे, तो इसे क्या कहेंगे, अवनालिका अपरदन। ठीक है, तो हमने ये 4 प्रकार के अपरदन पढ़े। तो आगे देखते हैं हम, आगे इसके बारे में और पॉइंट डिस्कस करते हैं मृदा के बारे में। तो ये हमने एक एक करके पढ़ ली फ्रेंड। अगर इसका क्रम देखें तो क्या होता है, जैसे ये पॉइंट देख लेते हैं हम। ध्यान रखिएगा कि जो चंबल घाटी का जो क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, तो उसमें कौन से अपरदन मिलता है, अवनालिका अपरदन। ठीक है, अवनालिका ग्यूली इरोजन। ऐसी भूमि कृषि योग्य नहीं होती। जिस भूमि में अगर अवनालिका अपरदन हो जाता है तो उसमें तो बिल्कुल भी आपको पेड़ पौधे भी नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चंबल और अन्य नदी के अवनालिका अपरदन के कारण जो वहाँ की भूमि कैसी है, बंजर। ठीक है, क्योंकि जब मिट्टी में उपजाऊ होती है तभी उसमें पेड़ पौधे उग सकते हैं फ्रेंड। जब भूमि बंजर हो जाती है तो वहाँ क्या होते हैं, पेड़ पौधे भी नहीं उगते। ठीक है,
आगे देखते हम जो मृदा का संरक्षण, यानी मृदा को हम किस प्रकार से इसके जो अपरदन से इसको बचा सकते हैं। तो ये आपने देखा होगा 10वीं क्लासों में, 5वीं 7वीं क्लासों से ये चीज़ें आपने पढ़नी स्टार्ट कर दी होंगी। तो इसके बारे में हम देखते हैं मृदा का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो भारत में मृदा अपरदन के कुछ उपाय को हम कम कर सकते हैं, जैसे वृक्षारोपण कर पेड़ पौधे लगाकर, ठीक है, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांधों का निर्माण कर पशुचारण को नियंत्रित कर, यानी पशुचारण से भी क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। क्योंकि जो भैंसों के या आप जो पशु होते हैं, ठीक है फ्रेंड, इनके खुर होते हैं, ये बहुत ही हार्ड होते हैं, पत्थर जैसे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो ज़मीन पर जब जहाँ यहाँ रखेंगे पैर, तो वहाँ क्या करेंगे फ्रेंड, वहाँ को मिट्टी को जमा बिल्कुल वो क्या कर देंगे, उसके कोनों को एक दूसरे से नरम वो कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वहाँ की जो वहाँ से हवा से वो क्या होंगे, उपजाऊ कण उड़कर और क्षेत्रों में चले जाएंगे। तो इससे भी क्या होता है, पशुचारण से भी क्या होता है मृदा अपरदन होता है। यानी पशुचारण को हमें क्या करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए। फसलों की अदला बदली कर उन्हें उगाने से, यानी फसलों को अगर आप एक ही प्रकार की फसल बोओगे तो उसकी उपजाऊपन कम हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, फसलों को अदल बदल कर बोना चाहिए। ठीक है, जो किसी को नियंत्रित कर भी हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आगे देखते हैं हम। एक लास्ट का पॉइंट हमारा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, तो ये क्या है फ्रेंड, तो ये सरकार भी इसके लिए बढ़ावा देती है कि इस प्रकार की खेती करनी चाहिए, इसके लिए सब्सिडी भी देती है सरकारें। तो ये क्या है कि मिट्टी की उपजाऊपन बनाने के लिए क्या होते हैं, कई जो प्रकार की फसलें होती हैं वो मिट्टी को और अत्यधिक उपजाऊ बनाती हैं। तो ये ऐसी प्रकार की फसलें कौन सी हैं, चना, मूंग, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, मटर, उड़द, जितनी प्रकार की दालें होती हैं फ्रेंड, मेन बात है दाल की। जो भी दाल होगी वो क्या करेगी, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। आपको पता होगा पौधे क्या है, नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है, लेकिन हवा में तो है 78% फ्रेंड। वैसे पौधे सीधा नाइट्रोजन को नहीं ले सकता, लेकिन जो जल में घुली हुई है नाइट्रोजन है उसको पौधा ले सकता है। ठीक है फ्रेंड, ये भी आपको पॉइंट याद होना चाहिए। तो पौधा और जो ये फसलें होती हैं जैसे दाल की फसलें, इसमें एक राइजोबियम पाया जाता है जो नाइट्रोजन का बहुत अत्यधिक स्थिरीकरण कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया है, प्रकृति में कुछ ऐसे समूह पाए जाते हैं जो वातावरण से सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और इसका रूपांतरण कर उपयुक्त यौगिकों में कर देते हैं। तो इस प्रकार नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो ये क्या करेंगे फ्रेंड, नाइट्रोजन का फसलों में स्थिरीकरण कर उसमें फसल को भी पहुंचाएंगे और मिट्टी में भी नाइट्रोजन को मिला देंगे। तो इससे क्या होगी, मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए सरकार भी इसके लिए बढ़ावा देती है, सब्सिडियाँ देती है। तो ये है नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया। ठीक है, कि प्रकृति में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव जो वातावरण से सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और उसे रूपांतरण करके जैविक यौगिकों में बदल देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो ये हमारा वीडियो है। तो यहाँ वीडियो मेरा ये कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम आगे हाजिर होंगे। तब तक चैनल पर बने रहें। अगर आपको चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें